हेलो एवरीवन। देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हमारा चल रहा था और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में हमने संकुलों के अंदर जो डी कक्षक है उनमें विपाटन किस तरीके से होता है उनकी चर्चा कर रहे थे। और उस टॉपिक के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो संकुल होते हैं उनकी ज्यामिति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की ज्यामितियों में ही संकुल आपको मिलेंगे। एक अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, एक चतुष्फलकीय ज्यामिति संकुल की हो सकती है और एक वर्ग समतलीय ज्यामिति हो सकती है। ठीक है, तो अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर अष्टफलक के रूप में आते हैं तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी डी कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर किस प्रकार से आ जाता है वो हमने बात कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। और चतुष्फल के अंदर भी किस तरीके से विपाटन होता है उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसकी कि वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले वर्ग समतलीय जो संरचना होती है उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि लिगैंड किस दिशा से आ रहे हैं। बाकी 2 चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में भी हमने यही किया है कि किन दिशाओं से लिगैंड आ रहे हैं और कहाँ किन कक्षकों पर उन लिगैंडों का प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, किन कक्षकों पर उन लिगैंडों का प्रतिकर्षण बल कम लगेगा। इस आधार पर किन की ऊर्जाएं बढ़ेंगी, किन की ऊर्जाएं कम हो जाएंगी, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। क्लियर है? ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वर्ग समतलीय संकुल की संरचना कैसी होती है और लिगैंड कहाँ से वर्ग समतलीय संरचना में आते हैं। देखें, देखिए वर्ग समतलीय संरचना की अगर मैं बात करूं तो वर्ग समतलीय संरचना के अंदर जो लिगैंड है वो कुछ इस तरीके से, नाम से स्पष्ट है, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय का मतलब वर्ग हो जो एक ही समतल में उपस्थित हो। सीधी सी बात है, वर्ग एक ही समतल के अंदर होता है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर किसका निर्माण होगा? वर्ग का। तो वो संरचना क्या हो जाएगी? वर्ग समतलीय। कुछ इस तरीके की संरचना होती है, गौर से समझना। कुछ इस प्रकार की, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं उसके चारों ओर एक वर्ग का निर्माण होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये केंद्रीय धातु परमाणु, एक देखिए ये वर्ग है। क्लियर? इस तरीके से एक वर्ग का निर्माण होता है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर। ये केंद्रीय धातु परमाणु, एक लिगैंड ये हो जाएगा, एक लिगैंड यहाँ होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से वर्ग समतलीय संरचना होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वर्ग समतलीय संरचना के अंदर, या मैं ये कहूँ कि वर्ग समतलीय संरचना बनती कैसे है। बनती कुछ ऐसे है कि अगर इसके ऊपर एक लिगैंड और इसके नीचे एक लिगैंड में लगा दूं तो क्या अष्टफलकीय संरचना तैयार हो जाएगी। अष्टफलकीय संरचना की बात हम कर चुके हैं कि अष्टफलकीय संरचना के अंदर ये बीच में केंद्रीय परमाणु, इससे चारों लिगैंड एक ही तल में होते हैं। एक लिगैंड तल के ऊपर होता है, एक लिगैंड तल के नीचे होता है। ये अष्टफलकीय संरचना होती है। अष्टफलकीय संरचना में से अगर मैं 2 लिगैंड हटा दूं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो क्या यही संरचना प्राप्त हो जाएगी? और इसे ही हम क्या बोलेंगे? वर्ग समतलीय संरचना। क्लियर है? तो वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त किस प्रकार से होती है कि लिगैंड को आप या अष्टफलकीय संरचना में से तल के ऊपर और तल के नीचे दोनों लिगैंडों को आप हटा दे तो वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, समझ आया? तो हम ये कह रहे हैं कि वर्ग समतलीय संरचना में जो लिगैंड होगा वो केवल केंद्रीय धातु परमाणु के 4 तरफ से आएगा एक वर्ग के रूप में। कुछ इस तरीके से हम देखें, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 4 तरफ से लिगैंड आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। एक लिगैंड जो अष्टफलक में ऊपर और एक ये जो नीचे थे, ये दोनों लिगैंड यहां से हट जाते हैं। इन दिशाओं से लिगैंड नहीं आते,
4 लिगेंड कहाँ से आएंगे, एक यहाँ से, एक ये, दूसरा और ये इस तरीके से। बोलो क्लियर है, समझ आया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, गौर करना। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ग समतलीय संरचना तभी बनती है, पहले तो अष्टफलक का निर्माण होता है। कोई भी जब डायरेक्ट वर्ग समतलीय संरचना नहीं बनेगी, कभी भी वर्ग समतलीय संरचना डायरेक्ट नहीं बनेगी। क्लियर है, समझ आया है ना। कभी भी वर्ग समतलीय संरचना डायरेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, वर्ग समतलीय संरचना बनने के लिए देखिए, मेटल वर्ग समतलीय संरचना में जो लिगेंड हैं वो धातु आयन के चारों तरफ से आते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संकुल है वो डायरेक्ट वर्ग समतलीय संरचना नहीं बनाता, मतलब सीधा वो वर्ग समतलीय संरचना में आपको नहीं दिखेगा। एक मिनट ध्यान देंगे। ठीक है, सीधा वर्ग समतलीय संरचना नहीं बनेगी। वर्ग समतलीय संरचना कैसे बनती है, पहले कोई भी लिगेंड, कोई भी धातु, कोई भी संकुल है वो अष्टफलक के रूप में रहेगा। ठीक है, अष्टफलक में से जो ये 2 लिगेंड हैं, एक अक्ष के ऊपर वाला और एक अक्ष के नीचे वाला, ये दोनों लिगेंड हट जाते हैं और वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी संकुल है सबसे पहले वो अष्टफलक बनाता है और अष्टफलक बनाने के बाद उसके अक्ष के तल के ऊपर और तल के नीचे वाले दोनों लिगेंड हट जाएंगे, जिससे उसके वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होगा। बोलो क्लियर है, समझ आया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान देना। जैसे ये L है, यहां पर ये L है, एक ये लिगेंड हटेगा, एक ये लिगेंड हटेगा और इस तरीके से एक वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होगा। समझ आया। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की, तो याद कीजिए जब ये जब अष्टफल की संरचना थी तो इसको अक्ष को हमने Z अक्ष माना, इस अक्ष को हमने X अक्ष माना था और ये वाले अक्ष को हमने Y अक्ष माना। तीनों अक्ष माने थे, ये Z अक्ष, ये X अक्ष और ये Y अक्ष। वर्ग समतलीय संरचना में जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर रहे थे, होता क्या है कि वर्ग समतलीय संरचना में से जो Z अक्ष के जो लिगेंड होते हैं वो गायब हो जाते हैं, यानी वो हट जाते हैं। यानी जो Z अक्ष के जो लिगेंड हैं, जो Z अक्ष की तरफ से आ रहे थे जो लिगेंड, वो दोनों लिगेंड अब हट गए। तो यानी Z अक्ष से कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा। जब Z अक्ष से कोई लिगेंड नहीं आ रहा तो Z अक्ष पर जो पाली है, क्या उस पर कोई प्रतिकर्षण बल काम करेगा? कोई प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई लिगेंड ही नहीं है। प्रतिकर्षित किस चीज से होगी ये पाली? बोलो क्लियर है। जब कोई प्रतिकर्षण ही नहीं होगा तो उस स्थिति में जिन कक्षकों में Z आ रहा है, जैसे कौन कौन से कक्षकों में Z आता है, एक तो XZ में, DYZ में और DZ²। इन तीनों कक्षकों में Z कंपोनेंट है, Z अक्ष की तरफ ये व्यवस्थित हैं कक्षक, ये Z और Z अक्ष के मध्य में है और ये वाला कक्षक Z अक्ष के जस्ट ऊपर है। तो इनकी ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों? ये जो तीनों कक्षक हैं वो लिगेंड से प्रतिकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से लिगेंड ही नहीं आ रहा। प्रतिकर्षण कहां से हो, प्रतिकर्षित कहां से होंगे? बोलो क्लियर है। जब प्रतिकर्षण ही नहीं होगा तो प्रतिकर्षण नहीं है तो क्या इनकी ऊर्जा में कमी आए, वृद्धि होगी? नहीं, इनकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? तीनों की ऊर्जाओं में कमी। लिगेंड कहां से आ रहे हैं? लिगेंड आ रहा है एक्स अक्ष से और लिगेंड आ रहा है कहां से? वाई अक्ष से। तो जो कक्षक वाई अक्ष और एक्स अक्ष की तरफ व्यवस्थित है उनकी ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि। यानी वाई अक्ष और एक्स अक्ष के वाले कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो इन कक्षकों की ऊर्जाओं में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। और इन कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी? कमी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ आ गया?
ध्यान देना। तो किस प्रकार से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वर्ग समतलीय संरचना में, उसकी मैं चर्चा करता हूं, एक बार समझेंगे सभी। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कोई धातु परमाणु है जो मुक्त अवस्था में है, जिसके पास अभी ये लिगेंडों के संपर्क में नहीं है, तो उस स्थिति में इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होंगी, क्लियर, और कम होगी ऊर्जा। क्यों? प्रतिकर्षण होगा ही नहीं, क्योंकि लिगेंड कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही धातु परमाणु के पास या उसके संपर्क में लिगेंड आएंगे और प्राथमिक प्रतिकर्षण या प्राइमरी इंटरैक्शन होगा, उस स्थिति में इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, क्लियर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कोई भी वर्ग समतलीय संकुल है वो डायरेक्ट वर्ग समतल का निर्माण नहीं करता, पहले वो अष्टफलकीय संकुल बनाता है, और अष्टफलक में से जो जेड अक्ष के जो लिगेंड होते हैं वो हट जाते हैं, और इस प्रकार से वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण होता है। तो वर्ग समतल बनाने के लिए पहले अष्टफलक बनाना जरूरी है, क्लियर। यानी लिगेंड 6 हैं और वो 6 के 6 लिगेंड अष्टफलकीय संरचना में एक्स अक्ष से भी 2 आएंगे, वाई अक्ष से भी 2 आएंगे, जेड अक्ष से भी 2 आएंगे। यानी जो विपाटन होगा पहले वो अष्टफलकीय संरचना के हिसाब से विपाटन होगा, क्यों? पहले संरचना अष्टफलकीय बन रही है। बोलिए समझ आया कि नहीं? और अष्टफलकीय संरचना के हिसाब से अगर मैं विपाटन करूं तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि ईजी की ऊर्जा तो बढ़ जाती है और T2G की ऊर्जा में कमी हो जाती है। याद कीजिए हमने अष्टफलकीय संरचना में या अष्टफलकीय संकुलों के विपाटन में ये बात की है। इनकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी और इनकी ऊर्जा घट जाएगी। कुछ इस तरीके से। ये कौन कौन से कक्षक थे? नीचे DXY, ये DYZ, DXZ, ये वाला था DX² डैश Y², और ये था DZ²। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। ये अष्टफलकीय स्प्लिटिंग या अष्टफलकीय विपाटन अष्टफलक की समान क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ग समतल संरचना बनने से पहले कौन सी संरचना बनती है? अष्टफलकीय। लिगेंड जो है 6 तरफ से आएंगे, 2 एक्स अक्ष की तरफ से आएंगे, 2 वाई अक्ष की तरफ से आएंगे, 2 जेड अक्ष की तरफ से आएंगे। 6 लिगेंड कुल मिला करके अष्टफलक की तरफ से आएंगे, और अष्टफलक की तरफ से आएंगे तो उनमें जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये स्थिति तैयार है, देखें, ये एक, ये इस तरीके से स्थिति तैयार है। याद करो, ये अष्टफलक, अभी ये स्थिति है, इस संरचना में जो स्प्लिटिंग है वो ये है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं ये कौन सा अक्ष? Z, ये वाला कौन सा अक्ष? X, और ये वाला कौन सा अक्ष? Y, ठीक है। हम कह रहे हैं अब क्या होगा, Z अक्ष वाले जो दोनों लिगेंड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही लिगेंड हट जाते हैं। अब जब ये 2 लिगेंड हटेंगे तो जो Z अक्ष की तरफ से प्रतिकर्षण हो रहा था, जिन कक्षकों पर Z अक्ष की तरफ से प्रतिकर्षण हो रहा था, अब वहां प्रतिकर्षण बल खत्म हो गया, क्योंकि लिगेंड ही हट गया। प्रतिकर्षण कौन डालता था? लिगेंड डालता था। लिगेंड के जो कक्षक थे वो डालते थे डी कक्षकों पर। अब लिगेंड ही नहीं है तो फिर प्रतिकर्षण भी नहीं होगा। तो जो पालियां Z अक्ष पर रखी हुई है, या Z अक्ष और X अक्ष, या Z अक्ष और Y अक्ष के बीच में रखी हुई है, ये Z अक्ष है, बस यहां से लिगेंड हट गया, डी कक्षक तो होगा धातु परमाणु का। क्लियर है? तो क्या होगा, जो भाई लिगेंड यहां से आ रहा था, ये लिगेंड हट गया सीधा, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण, जब लिगेंड यहां से था तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इस पे लग रहा है। अब लिगेंड ही हट गया तो सबसे कम प्रतिकर्षण इस पे लगेगा। बोलो क्लियर? क्यों? ये जो साइड वाले जो कक्षक हैं, जो डी एक्स, ये कौन सा है? डी एक्स जेड, ये जेड अक्ष है, और ये एक्स अक्ष है, जेड और एक्स के बीच में डी एक्स जेड, और ये जेड और वाई के बीच में डी एक्स वाई। याद है? सॉरी, एक्स वाई नहीं, एक्स जेड।
तो इस कक्षक पर तो फिर भी ये वाला जो लिगेंड है ये प्रतिकर्षण डालेगा एक्स अक्ष वाला, इस वाले पर वाई अक्ष वाला लिगेंड जो है प्रतिकर्षण बल डालेगा। लेकिन ये जो बीच में है, जो जेड अक्ष के जस्ट ऊपर है, जेड अक्ष पर व्यवस्थित है, इनकी इन दोनों से भी दूरी काफी ज्यादा हो जाएगी और इसके ऊपर जो लिगेंड था वो तो हट ही चुका है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण था इस पर लग रहा था, वो अब सबसे कम प्रतिकर्षण इस पर लगेगा। इस पे कम प्रतिकर्षण से क्या होगा कि डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी। बोलो क्लियर? क्लियर? समझ आया? और डी, या मैं यहां बात करूं इसकी, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं कि जेड अक्ष भाई जो बीच में थे, इन पर लिगेंड, इसका भी प्रतिकर्षण था, इसका भी प्रतिकर्षण था। ये वाला तो हट चुका है, इसके हटने से अब केवल इसका प्रतिकर्षण रहा, यानी प्रतिकर्षण कम हो गया किस पर, एक्स जेड और वाई जेड पर। तो क्या होगा, इन तीनों में से एक्स जेड और वाई जेड दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं तो क्या हो जाएंगी, कम। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में तो क्या हो जाएगी, कमी। और डी एक्स वाई पर तो उतना ही लग रहा है, क्योंकि वो तो डी एक्स वाई तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच वाले लिगेंड है, सॉरी, और एक्स अक्ष पर भी लिगेंड रखा हुआ है, वाई अक्ष पर भी रखा हुआ है, वहां पर तो स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कौन सा, डी एक्स वाई। बोलिए क्लियर है? बोलो ठीक है क्या? तो इसकी ऊर्जा में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि। किसके में, डी एक्स वाई। और डी एक्स जेड और वाई जेड की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी। क्लियर? अब आ जाए इन पर, ये T2G थे, ये EG थे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, गौर करना, इनमें से जेड स्क्वायर जो है उसकी पालिया जेड अक्ष के अलोंग थी, जेड अक्ष से लिगेंड हट चुका है, प्रतिकर्षण बिल्कुल न्यूनतम होगा, तो इसकी ऊर्जा में तो क्या आ जाएगी, कमी। जबकि इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि इस पर तो सेम स्थिति बनी हुई है, इस पर एक्स अक्ष पर भी लिगेंड और वाई अक्ष पर भी लिगेंड रखा हुआ है, समान प्रतिकर्षण रहेगा। डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा में इतनी कमी आ जाती है कि इसकी ऊर्जा डी एक्स वाई की ऊर्जा से भी क्या हो जाती है, कम। कौन से संकुलों के लिए, वर्ग समतलीय संकुलों के लिए। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? देखना, और इसकी ऊर्जा में कमी होने से इनकी ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। अरे बोलो समझ आया? तो इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है कौन से संकुलों में, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में जेड अक्ष से लिगेंड हट जाते हैं, जेड अक्ष की तरफ से प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, तो इनमें से जो जेड वाले हैं उनकी ऊर्जा घट जाएगी, जिनमें जेड नहीं है उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इनमें से जो जेड वाले हैं उनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, जो जेड वाले नहीं है उनकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि डी जेड स्क्वायर में इतनी कमी आ जाती है कि उसकी ऊर्जा डी एक्स वाई से भी क्या हो जाती है, कम। क्लियर है कि नहीं? और डी एक्स वाई की ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा। किससे, डी जेड स्क्वायर से। अरे बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि जेड अक्ष से प्रतिकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। प्रतिकर्षण कम होने से उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। बोलो समझ आया कि नहीं? ये हम पहले बात कर चुके हैं कि पहले वर्ग समतल नहीं बनेगा, डायरेक्ट वर्ग समतल बनने से पहले क्या बनेगा, अष्टफलक, और अष्टफलक के बाद क्या बनेगा, वर्ग समतल। तो पहले जब अष्टफलक बना तो ये स्प्लिटिंग होगी, और अष्टफलक में से जेड अक्ष के लिगेंड हटा देंगे तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो ये तो कब है, अष्टफलकीय क्षेत्र में, और ये कब है, वर्ग समतलीय क्षेत्र में। ये वाला है कब, ये वर्ग समतलीय क्षेत्र में। बोलो ठीक है क्या? बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से जो स्प्लिटिंग होती है, उस स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं,
वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर विपाटन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, हमने सारी डिटेल में बात की अष्टफलकीय संकुलों के अंदर विपाटन कैसे होता है, चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर विपाटन कैसे होता है, और वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर विपाटन किस प्रकार से होता है। बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेकर के कि इन संकुलों के रंग वगैरह, उनके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं या चुंबकीय गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। निम्न चक्रण संकुल क्या होते हैं, उच्च चक्रण संकुल क्या होते हैं, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर CFSE के जो मान होते हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इस सारी की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के ये तीनों प्रकार के संकुल होते हैं, वर्ग समतलीय अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय, उन तीनों की एक एक करके हमने उनके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है उसकी चर्चा हमने की। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में अगली बात करेंगे। गुड बाय।